हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड। दिस द सीरीज ऑन केमिस्ट्री। इस सीरीज में हम डायरेक्टली देखेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्ट्स है जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, जो JKSSB या बहुत सारे एग्जाम्स रेलवे वगैरह SSC पूछता है केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो उन फैक्ट्स को डायरेक्टली देखते हैं, रिवाइज करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जिसको बनाने होंगे मेरे हिसाब से नहीं बनाने की ज़रूरत है। अगर वीडियो को आप रिवाइज करोगे फास्ट फॉरवर्ड पे तो आपका रिविजन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको खुद लगेगा कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप सब लोगों को पता है एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, नेचुरल एलिमेंट्स भी है और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी है। आर्टिफिशियल मतलब जो इंसान ने बनाया है। तो इंसान ने सबसे पहले एलिमेंट कौन सा बनाया, उसका नाम है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट। ये किसने बनाया था? ये बनाया गया था 1937 में बाय कार्लो पेरियर एंड एमिलियो सेग्रे। कार्लो पेरियर एंड एमिलियो सेग्रे 1937। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पूछे जाते हैं फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट, फर्स्ट नेचुरल एलिमेंट, या फर्स्ट किसने बनाया था। ऐसे जो फर्स्ट पर्सनालिटी वगैरह, फर्स्ट अवार्ड वगैरह ये पूछा जाता है। एक मिनरल है जिसको बोला जाता है फूल्स गोल्ड, यानी कि ये गोल्ड दिखता होगा लेकिन ये बेवकूफ़ को ही लगता होगा ये गोल्ड है, एक्चुअल में ये गोल्ड नहीं होगा। तो फूल्स गोल्ड किसको बोलते हैं? इसका एक्चुअल नाम है मिनरल पायराइट या आयरन पायराइट, यानी कि ये आयरन से रिलेटेड है। आयरन की कौन सा कंपाउंड है? आयरन सल्फाइड। क्या है? आयरन का सल्फाइड, दैट मीन्स FeS2। इसको बोलते हैं आयरन सेकंड डाइसल्फाइड। आयरन सेकंड डाइसल्फाइड। तो फूल्स गोल्ड क्या है? आयरन का एक सल्फाइड है, सिंपली याद रखना है, जिसका दूसरा नाम है मिनरल पायराइट या आयरन पायराइट। अब करते हैं बात फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक की। प्लास्टिक पहला इंसान ने कौन सा प्लास्टिक बनाया, उसका नाम है सेल्यूलॉइड। सेल्यूलॉइड ये किसने बनाया था? अलेक्जेंडर पार्किस ने 1855 में। तीनों चीज़ ज़रूरी है। अलेक्जेंडर पार्किस ने बनाया था, पहला कौन सा है? सेल्यूलॉइड है, और ईयर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेम किसने बनाया था और सेल्यूलॉइड प्लास्टिक कौन सा था? सेल्यूलॉइड। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स आइसोटोप से रिलेटेड, ये एटम से रिलेटेड है। जल्दी से तो एटम के बारे में थोड़ा बताता हूँ। एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये होते हैं न्यूक्लियस में, इसी के अराउंड फिर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं प्रोटॉन के। एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अब एक्चुअल में बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स बराबर है प्रोटॉन्स को तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब जो ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, इन दोनों को इकट्ठे बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, न्यूक्लियॉन्स किनको बोला जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बोला जाता है मास नंबर। क्या बोला जाता है? मास नंबर। यानी कि एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है उसको क्या बोला जाता है? मास नंबर। तो अब आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? उनमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल C12 और C14, यानी कि कार्बन में कितने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट मीन्स 6 प्रोटॉन्स भी होंगे, दैट मीन्स 6 प्रोटॉन्स भी होंगे। दैट मीन्स इसमें न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6। न्यूट्रॉन लेकिन चेंज हो जाएंगे, न्यूट्रॉन लेकिन चेंज हो जाएंगे। न्यूट्रॉन जब चेंज हो जाएंगे, इसमें 6 है तो इसमें 6 + 6 मास नंबर बनाना है 12, तो 6 + 6 न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन ये 14 है, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन 6 होगा तो प्रोटॉन भी 6 होंगे, लेकिन मास नंबर चेंज होता है। वो किससे हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है। इसमें 6 है, इसमें 8 हो जाता है। इसी तरह कार्बन 13 भी एक आइसोटोप है। तो हमें सिंपली याद रखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर सेम रह जाता है और मास नंबर चेंज हो जाएगा। मास नंबर वेरीज, एटॉमिक नंबर सेम होता है किनका? आइसोटोप्स का। इसी तरह एक टर्म है आइसोटोन्स, उसके बारे में आप पढ़िए, उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन ये होमवर्क है आइसोटोन्स क्या होते हैं।
अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ, अगर आपने वाटर और शुगर डाला यानी कि शुगर का सॉल्यूशन बनाया और यहाँ से वाटर प्लस साल्ट का सॉल्यूशन बनाया। अब हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर किसका कम है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन विच हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ अदर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल भी करते हैं कि एक तरह से यहाँ पे एक परमेएबल लेयर रखी है, तो एक सॉल्यूशन यहाँ पे रखा तो ये इसके थ्रू पास हो जाता है फ्रॉम लेस ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ये कहाँ से एक साइड से दूसरी साइड चला जाता है। अब करते हैं बात सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स दोनों क्या है, ये दोनों है सोडियम साल्ट्स, यानी कि इनमें क्या है, सोडियम के आयन्स होंगे, इसमें सोडियम साल्ट्स होते हैं, सोडियम साल्ट्स। लेकिन ये सोडियम साल्ट्स बहुत सारी चीज़ों से निकल सकते हैं। तो सोप्स के सोडियम साल्ट्स कहाँ से आते हैं, फ्रॉम फैटी एसिड्स, यानी कि सोप्स आर सोडियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। इसी तरह डिटर्जेंट्स है सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। सल्फोनिक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। अब देखते हैं, जब पानी में सोप या डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, उसमें डालते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे पानी का सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, जब पानी में सोप या डिटर्जेंट डालते हैं, उसका वो सॉफ्ट हो जाता है कि हार्ड हो जाता है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब करते हैं बात मेटालॉइड्स की। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। कुछ मेटल्स है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है। इसी तरह नॉन मेटल है, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी है। अब इन दो चीज़ों के बीच एक प्रॉपर्टी है जिनको बोला जाता है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स यानी कि ना उसकी प्रॉपर्टी मेटल से मिलती है पूरी तरह, ना नॉन मेटल से मिलती है। इनके बीच की थोड़ी बहुत मेटल की प्रॉपर्टी, थोड़ी बहुत नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, उनको बोला जाता है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स। तो आप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 2-4 ऑप्शन नीचे दिए जाएंगे, उनमें बोला जाएगा मेटालॉइड कौन सा है या कौन सा नहीं है। इसी तरह मेटल या नॉन मेटल के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेटालॉइड कौन सा है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरी। वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे याद रहेगा, इनसे हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से। बोरान, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरियम रह गया। तो आप मुझे एंटीमोनी की सिंबल या केमिकल फार्मूला बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूरी। तो लेस रिकॉग्नाइज्ड मेटालॉइड्स कौन से है, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलीनियम, पोलोनियम एंड एस्टेटिन। आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में है कि केमिकल फार्मूलाज या उनके दूसरे नाम क्या है, फॉर एग्जांपल सोडा, बेकिंग सोडा, उसका दूसरा नाम क्या है, या केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम क्या है, वो सब यहाँ पे उसी से रिलेटेड है। ब्लू विट्रॉल, वाइट विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, ये होते हैं सल्फेट्स। अब किस एलिमेंट के सल्फेट है ये, ब्लू विट्रॉल होता है कॉपर का सल्फेट, कॉपर सल्फेट। वाइट विट्रॉल होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4। इसी तरह ग्रीन विट्रॉल होता है आयरन सल्फेट, FeSO4, लेकिन ये आयरन 2 सल्फाइड है। तो ये जो डॉट 5 टाइम्स वाटर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5। तो इसका पूरा नाम क्या रहेगा, पेंटाहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब है पानी, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, Cu कॉपर SO4 सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। इसका नाम है किसका, ब्लू विट्रॉल का। अब आप मुझे बताइए जिंक विट्रॉल में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और ग्रीन विट्रॉल में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यूरिया बहुत सारी खाद या फर्टिलाइजर्स होते हैं, कुछ नाइट्रोजिनस, कुछ फास्फोरिक खाद होती है। तो यूरिया कौन सी खाद है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, यानी कि इसमें नाइट्रोजन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये ग्रीनरी ज़्यादा बनाता है। जब किसी सब्जी वगैरह में ज़्यादा यूरिया डालते हैं तो वो ग्रीन हो जाती है। अब है प्रोसेस एक वल्कनाइजेशन। रबर होता है,
या इलास्टोमोरस। इलास्टोमोरस फॉर एग्जाम्पल रबर की तरह जब इसको खींचते हैं तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है। या कास्को बॉल अगर आपने लोगों ने जब उसको कंप्रेस करते हैं तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, उनको बोलते हैं इलास्टोमोरस। इलास्टोमोरस को जब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होते हैं, जैसे आरएनए या डीएनए होते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो वल्कनाइजेशन क्या करता है, रबर या इलास्टोमर को कन्वर्ट करता है किसमें, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में। मोस्ट कॉमन वल्कनाइजेशन एजेंट कौन सा है, सल्फर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि